अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कटहरा, मैं हूं वकास फलाना। अभी कुछ देर पहले इमरान खान साहब ने एक ट्वीट किया है, वो ट्वीट मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे बात यह करना चाहता हूं कि हम बहैसियत कौम, बहैसियत मुआशरा, यू टर्न यानी अपनी बात से फिर जाना, अपने एक्शन से फिर जाना, उसे बड़ा नापसंद करते थे। ये नापसंदीदा अमल हुआ करता था, लेकिन एक लीडर हमारे बीच में आया, फिर वो वजीर आजम बना, फिर उसने यू टर्न की अफादियत के ऊपर रोशनी डाली। उसने जर्नैलों तक, जजों तक का कहा कि अगर किसी से कोई गलती हो जाए या समझ लगे कि ये मफादात के खिलाफ है तो उसे वापस आ जाना चाहिए, यू टर्न ले लेना चाहिए। और इसी तरह उन्होंने बहुत सारे अपने बयानात के ऊपर यू टर्न लिया जो माजी के अंदर वो दिया करते थे। उन्होंने ख़ानदानी सियासत, विरासती सियासत के ऊपर बहुत बयानात दिए, कंपेनें चलाई। मरीम नवाज, हमजा शहबाज, बिलावल भुट्टो, ये सारे के सारे इनकी अपनी हैसियत क्या है, पर्ची के ऊपर ये आ जाते हैं, खानदान के ऊपर ये आ जाते हैं। और उसके बाद कल मैंने देखा कि वो मुल्तान के अंदर जलसे के अंदर वो शाह महमूद कुरैशी, जिनकी बेटी, मुझे नहीं पता कि उनकी अपनी जिद्दोजहद क्या है, बस बहैसियत ये कि वो शाह महमूद कुरैशी की बेटी हैं और उनके बाप फॉरेन मिनिस्टर और कभी कोई मिनिस्टर हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेकंड पोजीशन के ऊपर हैं। उसी हैसियत से वो इंतखाबात लड़ रही है क्योंकि उनके अपने भाई ने वो सीट छोड़ी है, जो भी खानदानी सियासत का एक और चश्मो चिराग है, जो MPA बन चुका है। तो ये यू टर्न ले लिया, लेकिन एक यू टर्न जो बड़ा अहम था इस वक्त, जिसकी वजह से उनकी अपनी सियासत, उनके लोगों की उनके साथ उम्मीदें, उनकी पॉपुलैरिटी बच सकती थी, और वो ये थी कि आपने जो बयान दिए हैं जजेस के खिलाफ, आपने जो बयान दिया है एक जज साहिबा के खिलाफ, उस बयान के ऊपर आपके ऊपर ट्रायल चल रहा है। अदालत आपको बार बार मौके दे रही है, एक नहीं 2 मौके दिए हैं, और लोग इवन अदालत के जजेस के रिमार्क्स के ऊपर भी सवाल निशान उठा रहे हैं कि ऐसे मौके बाकी लोगों को तो नहीं मिले थे। इससे पहले आपने देखा कि -1 हुए थे तौहीन अदालत के अंदर यूसुफ रजा गिलानी, फिर नवाज शरीफ साहब को जो है साइड पे किया गया था। इमरान खान तो वजीर आजम अभी है नहीं, लेकिन उसके बावजूद उनको मौका मिला, फिर भी उन्होंने अपने दिए हुए बयान की जस्टिफिकेशंस दी। उन्होंने कहा कि एक बाप की तरह मैं ऐसे तनकीद करता हूं इदारों के ऊपर, जिसमें फौज प्लस जो जजेस हैं, कि जिस तरह एक बाप अपने बेटे के ऊपर तनकीद करता है, यानी वो इदारों के भी बाप जो है सियासतदान की तौर पर वो बन चुके हैं। मगर वो अपने बयान के ऊपर उन्होंने शर्मिंदगी का इजहार नहीं किया, जो है वो माफ़ी नहीं मांगी, और अब उनके ऊपर फर्द जुर्म तो आयद होगी। और उसके बाद आज जो उन्होंने ट्वीट दागा है, यानी अगर वो माफ़ी मांग लेते तो मामला ख़त्म हो जाना था और ये बात यहाँ तक पहुँचनी नहीं थी, क्योंकि अदालतें कानून को देखती हैं। लेकिन अदालतों ने फिर भी जज्बात को देखा है, लोगों के सेंटीमेंट को नज़र रखते हुए। मगर इमरान खान ने माफ़ी नहीं मांगी और उन्होंने ट्वीट ये दागा है कि गुजरांवाला जलसा हकीकी आज़ादी की तहरीक के पहले फेज़ का आखिरी जलसा होगा। और साथ उन्होंने कहा कि अगले लाहेअमल को मैं बताऊंगा, और इंपोर्टेड हुकूमत और हैंडलर्स बुकलाहट का शिकार हो चुके हैं। कौम PTI के पीछे मजबूती से खड़ी है और ये लोग मायूस होकर -1 फॉर्मूले की जानिब बढ़ रहे हैं। यानी वो कह रहे हैं कि मुझे अब -1 किया जा रहा है बुकलाहट का शिकार होकर। ये बयान के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, PDM और हुकूमत क्या सोचती है, क्या देखती है, इसके ऊपर बात करेंगे। और फिर आपको पता है कि यूनाइटेड नेशन इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सैलाब है। पूरी दुनिया के अंदर जो पर्सनालिटीज़ हैं पाकिस्तान के अंदर आ रही हैं। यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान के अंदर आए, बिलावल भुट्टो उनके साथ खड़े थे, और इस सारे इमेज के अंदर पाकिस्तान की मौजूदा सियासत, सैलाब, इंटरनेशनल इमेज पाकिस्तान का कितना खराब हो रहा है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। आफ्ताब जहांगीर साहब, शाहिदा रहमानी साहबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, आफ्ताब साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और जमील अहमद खान साहब साबिक से मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आप सबका। आफ्ताब जहांगीर साहब, मैं आपसे आगाज करूंगा। इमरान खान को जाकर समझाएं कि एक यू टर्न अपने लिए और वो सारे लोग जो आपके जलसों के अंदर बेचारे आते हैं उनके लिए ले लें। और दूसरा, अगर आप लोगों ने -1 फार्मूला, हैंडलर्स मिलकर ये आपको खिलाफ कोशिश कर रहे हैं, तो एक यू टर्न ले लेते अपने बयान के ऊपर और जाकर माफी मांग लेते, तो आपको इदारों को लाइन मजीद करने का मौका ना मिलता। बाकी बहुत सारे लोगों ने यू टर्न लिए, माफियां मांगी हैं, इमरान खान भी कर लेते, क्यों नहीं कर रहे वो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया वक्कास कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मौका दिया, और मेरी बहन शाहिदा रहमानी को, जो कि मेरी वोटर भी हैं, उनको भी मेरा सलाम, और जो दूसरे दोस्त जमील साहब हैं उनको भी मेरा सलाम। अच्छा देखिए, बात ये है वक्कास भाई कि मुझे नहीं समझ में आता, मैं समझना चाहता हूँ, सीखना चाहता हूँ आप लोगों से कि आप लोग जो है एक शख्स को लेकर, एक पार्टी को लेकर आप जो है पूरा प्रोग्राम करते हैं कि जी वो माफी क्यों नहीं मांग रहा और क्यों नहीं। भाई मैंने अगर कोई बात कही है और वो बात मुनासिब नहीं है, पाबंदी लगा दें, तो फिर तो जी किस पे? अब आप पर मैं कह रहा हूं इस पे पाबंदी लगा दें, हम प्रोग्राम नहीं करेंगे एक शख्स को लेके। नहीं, आपको किसने मना किया? आप वकास भाई, आपको कोई मना नहीं कर सकता। मीडिया को कभी किसी ने कोई नहीं मना किया। मीडिया के पास जो ताकत है ना, वो किसी और के पास नहीं है। वो जिसके ऊपर जब चाहे जो प्रोग्राम कर ले। लेकिन ये है
कि अगर एक कोई शख्स ये कहता है तो इसमें क्या हर्ज है कि यकीनन एक पार्टी का सरबराह जो है उसके नीचे हजारों लाखों करोड़ों लोग हैं जो उससे मोहब्बत करते हैं, वो उनका बड़ा है, वो अगर कहता है कि मैं अपनी औलाद की तरह को मशवरा देता हूं तो इसमें क्या हर्ज है? कोई बुरी बात नहीं, मैं तो इसको मानता हूं। इसी तरह जब मैं अपने हल्के में जाता हूं, अगर मैं बड़े हो चुके हैं कि वो इदारों से बड़े हो चुके हैं। देखिए, इदारों से बड़े की बात नहीं हो रही है, बात ये हो रही है कि वो तकरीबन 2.25 करोड़ लोगों के लीडर हैं। अच्छा। और 2.25 करोड़ और नौजवानों के लीडर हैं, तो वो अगर कहते हैं कि मैंने कोई ऐसी बात कही है तो मैं जो समझता हूं और बिल्कुल समझना चाहिए, हो सकता है उसको मैं रहमानी साहब मेरे साथ बैठी हैं, ये इनकी आप इनसे तफसील से सर मैं आप तफसील से बात कीजिएगा शाहिदा रहमानी साहबा से। मैंने आपको बताया मेरी उनका साथ एक बहुत मोहब्बत का रिश्ता है, मेरी वोटर भी हैं। अच्छा, तो मैं ये कह रहा हूं कि बात ये है कि जी आप उसको कबूल करें ना करें वो तो आपकी मर्जी है ना। मशवरा अगर कोई दे रहा है और ये डिपेंड करता है मेरे पर कि मैं किसी को मशवरा दूं वो माने कि ना माने। लेकिन क्या है कि इस वक्त आप ये देखें कि वो चाहते हैं कि जजेस चाहते हैं कि जो कल की वो थी, मैं अभी वो बात नहीं करना चाहता, लेकिन मैं 1000 प्रोग्राम कर सकता हूं कल की हेयरिंग के ऊपर, लेकिन अभी क्योंकि वो अंडर ट्रायल है तो इसलिए मैं बात नहीं कर रहा। लेकिन फिर भी आप ही लोगों के प्रोग्राम में जो तजियाकार होते हैं या कोई दूसरा होता है, वो ये कहता है यार समझ में बात नहीं आती कि ना उसको रोस्ट्रम दिया जा रहा है ना कुछ। ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा, ये आप लोगों के प्रोग्रामों के जो अंदर एनालिस्ट बैठे होते हैं वो किस बात पर एक आदमी कह रहा है कि जी ये है तो उसको इवन समझना चाहिए, ना कि आप कहोगे नहीं तुम पहले एक्सेप्ट करो कि तुमने कत्ल किया, फिर हमारी मर्जी कि हम तुम्हें फांसी चढ़ाए या उम्र कैद दें। जो अदालत के अंदर की प्रोसीडिंग होती है सर, उसमें कोई भी कुछ नहीं कर सकता, वो अदालत की डिस्क्रीट होती है और ये मामला अदालत की ही लोअर जुडिशरी उसके खिलाफ इमरान खान के मुकदमा मौजूद है। मैंने भी वो देखा है कि जब वो बोलना चाहे थे तो जज साहब ने कहा कि आपके वकील ने पूरा कर दिया, तो ये जज के जो डिस्क्रीट जवाबदीद होती है उसको तो कोई नहीं। वकास भाई जो 2 मावन वकील लेके जी 2 उन्होंने अपॉइंट किए कि आप हमें असिस्ट करें, हमारी रहनुमाई करें, और वो वकील थे जो कि पहले नून लीग के भी हैं और वो बड़े सीनियर वकील, वैसे सुप्रीम कोर्ट बार के सदर भी रहे, बड़ा नाम है उनका, उन्होंने बड़ी तहरीकों में हिस्सा लिया है। तो उसमें उन्होंने जब अपनी एक राय दी तो उस राय को भी नहीं एक्सेप्ट किया, तो फिर उनको हायर करने की जरूरत है। आपकी तरफ ये जो ट्वीट है ना जो कह रहे हैं कि हैंडलर्स और ये सारे मिलकर मुझे -1 कर रहे हैं, ये मैं शाहिदा रहमानी से पूछ लूं पहले। शाहिदा साहबा आप पॉपुलैरिटी में तो मुकाबला नहीं कर सकती। शाहिदा साहबा आप पॉपुलैरिटी में इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सके 17 जुलाई को, आपकी पार्टी तो बिल्कुल ही फारिग हो चुकी ना पंजाब में, तो आप तो बिल्कुल ही नहीं कर सकते। आपके पास टेक्निकली नॉकआउट करने के तरीके हैं और वो आपने थोड़ा सब्र किया और अब इमरान खान को माइनस कर देंगे। और फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान की तारीख में एक इतना घिनौना जुर्म होगा कि सियासत ही फारिग हो जाएगी, नॉर्थ कोरिया बना दे अगर इमरान खान को माइनस करना है आप लोगों ने। इलेक्शन नहीं हो सकते उनके बगैर। बहुत शुक्रिया वकास। सबसे पहले तो मैं आपको तस्लीह कर दूं कि मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वोटर हूं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वर्कर हूं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मेरा एक अटूट रिश्ता है जो कभी रहते सांस तक कभी खत्म नहीं हो सकता। और दूसरी बात जो इन्होंने की कि बिल्कुल मैं इनके हल्के में जरूर रहती हूँ और मैं इनसे ज्यादा काम करती हूँ क्योंकि ये तो डिफेंस में रहते हैं और मैं इसको इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी का हल्का बना चुकी हूँ। अब आइए कि इस वक्त सबसे पहली बात तो ये कि पूरी कौम इस वक्त एक नेशनल डिजास्टर आया है। जैसे आपने भी कहा कि यूएन के सेक्रेटरी जनरल आए हैं, इंटरनेशनल इदारे आए हुए हैं यहाँ पर। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर आपने देखा 90% इलाका सूबे सिंध का, बलूचिस्तान का पानी के अंदर में, और इनको जल से जुलूस और पॉलिटिक्स से फुर्सत नहीं मिल रही है क्योंकि इनका कोई नैरेटिव, इनका नैरेटिव एक है कि किसी तरह चेयर हासिल की जाए वजारत उज़्मा की, जिस तरह इन्होंने बदतरीन इदारों को मजाक बना के रख आपके दिया। पास सिंध की वो चमकती हुई सैलाब के अंदर डूबती हुई लोगों की भैंसें, लोगों के घर माल मवेशी सब कुछ हैं, आप ना ये बात किया करें, इनका गिला रहता है। नहीं ये देखिए जी, इस वक्त जो डिजास्टर है इसके ऊपर किसी को पॉलिटिक्स करने की जरूरत नहीं। इस वक्त जो अपना हिस्सा डाल सकता है, जो इसमें आपकी मदद कर सकता है, इस वक्त कौम आपकी मदद की मुंतजिर है। इस वक्त आपने सिंध में देखा 90% एरिया अंडर द वाटर है और होना तो चाहिए था कि आकर इस वक्त ना कोई अपोजिशन होती है ना कोई हुकूमत होती है, सबको मिलकर एज ए नेशन इस कौम को, इस पाकिस्तान को ना सिर्फ बचाना है। इस वक्त जो हम बदतरीन सानहे से गुजर रहे हैं, इनको सबसे पहली चीज थी कि इन्हें रेस्क्यू करना, इनकी जानें बचाना, फिर इनको बेसिक नीड जो। लेकिन वो मुझे ये बताएं ना, टेक्निकल नॉकआउट क्यों करना चाहते हैं इमरान खान को? आप इलेक्शन के अंदर मुकाबला करें उनका। इमरान खान साहब तो सबको करना चाहते हैं। इमरान खान साहब तो खुद चोर हैं, चोरों की सरगना है, जितने बड़े बड़े उनकी चोरी के डाकुओं के
सुराग मिल रहे हैं। कराची में कोई तूफान नहीं आया, क्यों इलेक्शन मुलतवी किया? मेरी बहन, आपने क्यों इलेक्शन मुलतवी किया? आफ्ताब साहब, आप अपनी बारी पे बोले यार, इस तरह प्लीज। इन्हीं इदारों ने शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को ना करदा गुनाह में हैंग कर दिया था। क्या अदालतों के ऊपर हमले हुए थे? क्या इस तरह की जबान इस्तेमाल हुई थी? इन्हीं इदारों ने यूसुफ रजा गिलानी साहब को एक जुम्बिश कलम घर भेज दिया था तौहीन अदालत में। क्या आपने देखा कि पीपल्स पार्टी इदारों के खिलाफ गई? सियासत करना होता है तहम्मुल से, बर्दाश्त से। नवाज शरीफ का भी बोल दें। वक्त ने साबित किया कि शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो बेगुनाह थे। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा का असैसिनेशन रावलपिंडी में किया गया, वो बेगुनाह थी। तो क्या हमने इदारों पे हमले किए? हमने तो पाकिस्तान खपे का नारा लगा के पाकिस्तान तोड़ने की साजिश को भी खत्म किया। ये होते हैं मुहिब्बे वतन। ये नहीं होता है कि अगर हमें वजारत नहीं तो पाकिस्तान की इमदाद बंद कर दो, IMF ना दे, सैलाब जदगान की मदद ना करे। ये पाकिस्तानी है, ये पता नहीं किस बैरूने एजेंडे पे काम कर रहे हैं जो मुल्क दुश्मन चलो, ये बैरूनी एजेंडा आपने बोल दिया। हमारे साथ साबिक सफीर बैठे हुए हैं, हम उनसे सारा कुछ पूछ लेते हैं। बहुत शुक्रिया जमील अहमद खान साहब। अप्रैल से लेकर आज तक आपको लगता है कि ये जिस तरह की सियासत हुई है इंटरनेशनल पोस्चर को लेकर, इंटरनेशनल मुदाखलत को लेकर, ये पाकिस्तान को बहुत पीछे छोड़ चुकी है? आज पाकिस्तान जिस तरह तबाहियों का हाल होता है और फिर उसी मुल्क की तरफ देखना होता है और उस मुल्क के खिलाफ एक साबिक वजीर आजम और जिसकी 2 सूबों के अंदर हुकूमत है वो बार बार उंगलियां उठाए, तो ये पाकिस्तान के मफाद में गई है 4-5 महीने या पाकिस्तान के एंटी गई है सारी चीजें? जी, पाकिस्तान तो दलदल में फंसता जा रहा है। जाहिर है पाकिस्तान के मफाद में इस किस्म की चपखलिश, इस किस्म की जो रस्साकशी है सियासतदानों के दरमियान हो या इदारों के दरमियान हो, वो किसी लिहाज से भी मुफीद तो साबित हो नहीं सकती। एक बात तो ये बिल्कुल जो है रोज़े रोशन की तरह आया है, लेकिन अगली बात ये है कि रियलाइजेशन किस किस हल्के में है, किन किन लीडरान को है, तमाम लीडरान को है, किसी को भी नहीं है, या चंद लीडरान को? ये एक बड़ा सवाल इस पूरे कौम के जहन में तो उभरता है। अब रहा सवाल कि आपके जब हालात ये हों कि आपका डॉलर जो है आज 228 पे पहुंच जाए, आपके रिजर्व जो है वो 8 बिलियन से कम रह जाएं, आपके मुल्क पर इतनी बड़ी आफत आके टूट पड़े, हम इसको नेचुरल डिजास्टर कहते हैं जो है, हम इसको कहते हैं, अंतोनी गुतरेस कहता है कि क्लाइमेट चेंज का मामला है और क्लाइमेट चेंज की वजह से पाकिस्तान जिसका कोई कसूर नहीं है वो उसके जद में आ गया है, जबकि वो मगरबी ममालिक जो कि कार्बन एमिशन में सबसे आगे हैं, US का इसमें सबसे अवलीन रोल है, उसके बाद यूरोपियन यूनियन के तमाम कंट्रीज का दूसरे नंबर पर, लेकिन ये आफत पाकिस्तान जैसे मुल्क पर आ गई। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे, मजीद बात करेंगे। प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन। जमील साहब, एक चीज़ तो फिर इमरान खान ठीक कहते हैं ना कि इन्होंने हमें साइकोलॉजिकली, इन्होंने हमें डेमोक्रेटिकली यानी जमहूरी एतबार से भी, साइकोलॉजिकली भी, और फिर दुनिया के अंदर जो मैशत की पाबंदियां हैं वो भी लगा कर हमें गुलाम बनाया हुआ है। हमने हर गुलामी से आज़ादी लेनी है। ये इनका जो कसूर है हम क्यों उठाएं भाई? क्लाइमेट चेंज वो करें, सारा तबाही वो फैलाएं और उसका जो खुमियाजा है वो हम भुगतें, तो फिर हम गुलाम भी रहें, वो जो कहें हम बोले भी ना। तो ये चीज़ अच्छी नहीं है, पॉजिटिव नहीं है उनके खिलाफ बोलने की। चलें इस पर भी तबसरा कर देता हूँ, थोड़ी सी सियासी बात भी आ जाती है। ये बात उसूलन तो दुरुस्त समझी जाती है कि जाहिर है हमारा कसूर नहीं है तो हमें क्यों उस खता की सज़ा मिले, लेकिन उस पे अमलदारी कराने के लिए आपके पैरों में इतनी ताकत है, आपके आप इतने ताकतवर हैं। देखिए, कोई भी मुल्क अपनी बात मनवाने के लिए पहले अपने मुल्क में ताकत हासिल करता है, अपने मुल्क में मजबूत होता है, फिर बाहर जाके अपनी बात मनवा सकता है, फिर लोग बाहर उसकी बात सुनते हैं, वरना आप लोग सीरियस नहीं लेते हैं। आपके मुल्क में, हमारे इस वतन अजीज में जो इस वक्त खिलवाड़ हो रहा है, जो हालात हैं, उस हालात में इंटरनेशनल कम्युनिटी, जहाँ के मैं 20 साल के करीब मुख्तलिफ मुल्कों की सरबराही करके आया हूँ, अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म से भी और उसके अलावा एज अ डिप्लोमेट, एज एन एम्बेसडर, लेकिन मैंने यही देखा है कि जब आपके मुल्क में इस किस्म के हालात हों जहां
कानून मुकद्दम ना हो, जहां दस्तूर मुकद्दम ना हो, जहां लोग कानून को चैलेंज करें, जहां लोग कंटेम्प्ट को ना माने, जहां लोग आर्गुमेंट करें कि मैं माफी नहीं मांगता, जहां बाकी मामलात हों। देखिए, इस पर बहुत सारे आर्गुमेंट किए जा सकते हैं, लेकिन जब तक दस्तूर, कानून और मजबूत नहीं होगा, हम अपने पांव पे खड़े नहीं होंगे, फिर हम किसी को कैसे तड़ी लगा सकते हैं। ये मैं आपसे मजीद भी बात करता हूं कि इस वक्त हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है वो कहां पर खड़ी होनी चाहिए। इस सारी सूरत हाल में हम अपनी फॉरेन पॉलिसी को तो बिल्कुल ही भूले पड़े हैं। मैं आपकी तरफ आता हूं, लेकिन आफ्ताब साहब, अब आपकी बारी आई है। आफ्ताब साहब, एक तो मुझे ये बता दें कि राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि जेल जाने का मौसम गुजर रहा है। इमरान खान ने जेल तो हर सूरत जाना है और जुलाई और अगस्त में चले जाना चाहिए था, लेकिन वो आप लोग अवाम को इकट्ठी कर लेते हैं तो वो फिर एजिटेशन नहीं करवाना चाहते, इसलिए गिरफ्तार नहीं करते। लेकिन इमरान खान को गिरफ्तार तो उन्होंने हर सूरत ही करना है, तो इसलिए इमरान खान जो है वो अदालतों के अंदर जाएं, माफी मांगे। मैं फिर मशवरा दे रहा हूं, और राह फरार इख्तियार करें और सियासत करें, इस चक्कर में ना पड़ें। अच्छा वकास भाई, आपका मशवरा का बहुत शुक्रिया। मैं आपका मशवरा पहुंचा दूंगा कि जी PNN के एक सहाफी ने मुझे दिया है मशवरा कि आप जाके माफी मांग लें। ठीक है, मैं उनका आपका मैं मशवरा दे दूंगा उनको। लेकिन मसला ये है कि जो मैंने कसूर नहीं किया, वैसे आफ्ताब जहांगीर, मैंने ये काम नहीं किया। मैं ये समझता हूं कि मुझे ये हक हासिल है कि मैं कहूं कि जी अगर मेरा वक्त आएगा तो जैसे बहुत सारे केसेस के ऊपर मुझे शिकायत है, मैं हर एक से ये सवाल करता हूं कि मुझे बताएं कि मैं जज का शिकायत लेके किसके पास जाऊं। जज मेरे खिलाफ गलत फैसला करता है, मैं जरा ऊंचा बोलने लगता हूं, जैसे मेरी आदत है। आप भी बीच में टोक देते हैं, कहते आफ्ताब नहीं बोलो, अपनी बारी में बोलना। जब मैं जज के सामने बोलता हूं तो कहते कंडम लगा दूंगा तुम पर। और भाई मैं ये पूछ रहा हूं कि मेरा कसूर क्या है जिसकी सजा मुझको दे रहे हो? ऐसे नहीं कि अगर किसी आफ्ताब साहब, ऊंचा बोलने से कंटेम्प्ट ही लगती, गलत बोलने से लगती है, धमकी देने से लगती है। ये बता दे मुझे, मुझे ये बता दे कि किस कानून के तहत आपका वक्त आएगा तो आप सुने वकास भाई पहले प्लीज आप मुझे हक तो देना है बोलने का। आप एक पार्लियामेंटेरियन हैं, आप कानून सुन ले ना, दस्तूर को बनाते रहे हैं, देखते रहे, पढ़ते रहे। मुझे बता दें कहां लिखा हुआ है कि आपने एक जज को, अगर आप वजीर आजम भी बन गए तो आपने एक जज को जो कि मेरिट के ऊपर फैसला दे रहा है नहीं दे रहा, उसके फैसले के ऊपर आप बात कर रहे हैं। आपने जज की जात के ऊपर कहां लिखा है बात? यही तो मसला है मेरे भाई, यही तो मसला है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि एक कोर्ट हाई कोर्ट खुद ऑक्शन कर रही है प्रॉपर्टी, मैं उसको लेने के लिए जाता हूं, मेरी बोली हाईएस्ट हो जाती है, और मैं जब वो कंफर्म करने के लिए रजिस्ट्रार जो है जज साहब के पास जाता है हाई कोर्ट के अंदर, तो जज ये कहता है कि आप चोरी का माल खरीदने आए हो। और मैं उसका जवाब ये देता हूं कि आप अगर हाई कोर्ट चोरी का माल बेच रहा है तो मैं खरीद रहा हूं, तो इसमें मुझे कंडेम लगनी चाहिए कि नहीं लगनी चाहिए? क्यों मुझे वकील बोलते नहीं पकड़ इसको बंद, ये आपको बंद करवा देगा, आप इसे ऊंची आवाज में बात क्यों कर रहे हो? आपको हक है, आप इसी तरह लेकिन मैं यही तो अच्छा मुझे बताएं इससे पहले यूसुफ रज़ा गिलानी, एक मिनट सुन लेना, सुन ले अब जरा सुन ले। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का क्या कसूर था जिसमें आप यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का कसूर ये था, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का कसूर ये था कि उन्हें बार बार कह रहा था कोर्ट कि आप लेटर लिखो स्विट्जरलैंड, आप लेटर लिखो। उसने कहा जी मैं सब कुछ कर सकता हूँ, क्या वो वज़ीर आज़म नहीं लिख सकता? क्या वो वज़ीर आज़म थे? क्या वो भी तो कह सकते थे ना कि मैं उसी तरह तनकीद करूंगा जिस तरह बाप बच्चे के ऊपर करता है? नहीं, वहां तो बात के ऊपर क्या लेटर लिखना था ना, आप समझ नहीं रहे थे बात को। वो लेटर लिखना था कि आसिफ जरदारी की प्रॉपर्टी के बारे में, आसिफ जरदारी के पैसों के बारे में। ठीक है जी, शायद जी आपका हुक्म के चले मैं लेटर नहीं लिख सकता, कंडम कर दूं, आपने होगा आप हमें कंडम कर दें, लेकिन ये हमारी मजाल ही नहीं है कि हम लिखें कि जी आप हमें बताएं कि आसिफ जरदारी की दौलत और आसिफ जरदारी की प्रॉपर्टी और आसिफ जरदारी के पैसों के बारे में बताएं। ठीक है जी शाहिदा साहबा, ये आप जिस एग्जाम्पल को बार बार 2-3 दिनों से कोट कर रही पूरी पीपल्स पार्टी के, हमारा वजीर आजम जिसका कोई कसूर नहीं था, जिसके खिलाफ ये काला कोट पहन के चले गए थे, पिटीशन दे दी थी और फिर नवाज शरीफ साहब उनके खिलाफ ही चले गए, तो वो कह रहे हैं कि आप लोग तो चोर थे, पैसे चोरी किए हुए थे। इमरान खान का क्या कसूर है? इमरान खान को जो लगा, उन्होंने कहा कि एक बंदे को मारा जा रहा है और जज साहबा खामोश है तो उन्होंने बयान दे दिया, ये उनका है। आप लोग तो चोर थे। यूसुफ रज़ा गिलानी को इनके साथ ना मिलाया करें इमरान खान के साथ। देखिए बिल्कुल, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब एक खानदानी शख्स है और मुल्तान के एक बहुत बड़े नामवर, और आपको पता है कि उनका एक खानदानी सिलसिला, उनके साथ तो इनको मिलाना भी नहीं चाहिए। ये जिस अंदाज की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, इन्होंने तो पूरी कौम को तबाह कर दिया है। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने जिस लेटर को लिखने को इनकार किया था,
वो एज पर लॉ ना तो लिखा जा सकता था और ना ही उस पर जुर्म साबित हुआ। इन्होंने एड़ी से चोटी तक का जोर लगा के सदर जरदारी साहब को पाबंदे सलासत रखा, उनकी फैमिली को, उनकी सिस्टर को, पूरे खानदान को बंद करके झूठे इल्जाम लगाए। सियासत कर रहे हैं ये झूठ को इतना बोल रहे हैं। जिनको आज अपने सर का ताज बनाया गया ना, वो उन लोगों ने जुबानें काटी, आप इंसान हमने नहीं काटी। एक मिनट आफ्ताब साहब, एक मिनट यार आफ्ताब साहब, आफ्ताब साहब उनके बेनिफिशियरी थे, आपको लड़ क्यों रहे हैं, लड़ क्यों रहे हैं आफ्ताब साहब? एक मिनट, ये काबिल नहीं है कि पॉलिटिकल लोग इनके साथ बैठे हैं। शायद वो भी पॉलिटिकल हैं, वो बेसिकली इस्तीफा दे दिया, लेकिन इनके दोस्त शकूर शाह जो आपके पीपल्स पार्टी के चेयरमैन से जीते थे, वो आज उन्होंने वापस ले लिया। इस्तीफा कबूल करते हैं तो चीखें निकालते हैं, फिर कहते हैं नहीं हमने नहीं दिया था, वो तो हमारे कार्यकर्ता के लिए ले लिए थे, जिसके लिए राजा स्पीकर साहब ने इनको नोटिस दिए कि भाई आए, आप बैठे, अगर आपने दिया है तो आप फेस करें। अब जब कोई नोटिस नहीं दिया, कोई नोटिस नहीं दिया, हमारे इस्तीफे हुए, मर्जी एक्सेप्ट करो, देखो ना तनख्वाह मिलती है ना कुछ मिल रहा है, तो हमें क्या फायदा। एक मिनट आफ्ताब साहब, आपकी कोई समझ नहीं आ रही आफ्ताब साहब, एक मिनट बस। अच्छा शायद रहमानी साहब, मुझे एक चीज तो बड़ी अया हो चुकी है कि इमरान खान एक ऐसा लीडर उठा है जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं था। आपने खुद कहा यूसुफ रजा गिलानी का तो बैकग्राउंड है, खानदान है, सियासत है, उनके बच्चे सियासत में हैं। एक चीज अच्छी थी, अच्छा इमेज आया था पाकिस्तान में, रोशनी आनी थी। आप लोग जो खानदानी सियासत के चश्मो चिराग, आपके ही वो साबिका वजीर खारजा थे जो जाके इमरान खान के साथ बैठ गए और उनकी आगे बेटी इलेक्शन में आ गई है, हमें उनके ऊपर तनकीद करनी पड़ी है। ये सारे पौधे आपने लगाए हुए हैं। इमरान खान की मजबूरी ये थी कि अकेला था, तो इमरान खान ने जो दरख्त लगे हुए थे उनको अपने साथ मिलाकर जंगल बना के हुकूमत बनानी थी, वरना वो इन चीजों के खिलाफ हैं। ये देख लें कि उनका कॉल ऑफ ऑयल में कितना तजाद है कि अगर फैसिलिटीज मिले तो उनको, उनकी फैमिली को, उनकी बीवी को, उनके बहनों को मिले। इसी तरह अगर शाह महमूद कुरैशी है तो ना सिर्फ वो, उनका बेटा, उनकी बेटी और कोई नहीं लड़ सकता। तो ये तो मौरूसियत के खिलाफ थे ना। आज सारी मौरूसियत इन्हीं के अंदर क्यों नजर आ रही है? आप देख लें, जितने इनके कुलीग हैं, जितने इनके साथ हैं, वो सब के सब मौरूसियत के अंदर चले आ रहे, कल किसी और पार्टी में चले जाएंगे। इनका तो कोई नहीं, जहां से ये मफादात देखते हैं। अभी भी बहुत सारे लोग राब्ता करने की कोशिश में थे और चाह रहे थे कि हमें भी ले लिया जाए, इन पे तो दरवाजे बंद कर दिए गए, वरना ये पीर साहब ने तो बड़ी कोशिश की। तो आज देख लें कि ये मौरूसियत के खिलाफ वो ये मुल्तान में जाके कैसे स्पीच करते हैं कि ये हालांकि पॉलिटिक्स हो या कोई भी हो, अगर एक डॉक्टर है, उसका बेटा डॉक्टर बना, तो मैं कहती कोई ऐप नहीं, इंजीनियर है, वो अपने बाप को, माँ को फॉलो करता कि मेरा बेटा या मेरी बेटी पॉलिटिक्स में आती है, मैं नहीं रोक सकती, वो मुझे आइडियल बनाएगी। लेकिन अगर एक मेरी बात सुने, एक शहर के DHQ, अभी तो शायद एक शहर का सवाल मैंने करना है, मुझे इजाजत दे दें, फिर आप बोल लीजिएगा। फिर मैंने जमील खान साहब की तरफ ही जाना है, उनसे बड़ा अच्छा सवाल मैंने करना है। मुझे शायद कर लें प्रोग्राम, हम चले जाते हैं। नहीं, उनकी आदत है, अब मैं क्या कह सकता हूं, उनकी मर्जी है। आफ्ताब साहब आप रुके जरा, आपकी तरफ आता हूं। शायद साहब एक मुझे बताएं कि अगर डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बने, ठीक है, अच्छी बात है, बनना चाहिए मेरिट पे, इम्तिहानात देकर, लेकिन एक डॉक्टर DHQ हॉस्पिटल का MS है, MS के पास 10 डॉक्टर हैं, उसके 10 बच्चे हैं, वो हर बच्चे को हर सीट के ऊपर लगा दे, जो सीट खाली होगी मुल्तान के अंदर वो आगे शाह महमूद के बेटे का बेटा आ जाएगा। मैं समझ गई आपका पॉइंट जी। देखिए ऐसा नहीं होता, अगर किसी बच्चे के अंदर वो काबिलियत होती है, वो उसको परसू करता है, वो उस मेरिट के ऊपर उतरता है तो डॉक्टर बनता है, वरना हर बच्चा नहीं बन सकता। इसी तरह हर बच्चा पॉलिटिशियन नहीं होता। भुट्टो साहब के भी 2 बेटे 2 बेटियां थी, उनको तो बनने नहीं दिया। ये एग्जांपल ना दीजिएगा, फंस जाएंगी आप। उनके साथ जो हुआ हिस्ट्री, उनके साथ जो हुआ वो हिस्ट्री खुली किताब की तरह। ये बिल्कुल चले, मुझे बता दें, मैं बिलावल साहब का पूछ लेता हूं, जमील खान साहब क्योंकि फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो बता सकते हैं बेहतर, वो तजिया करते हैं। बिलावल साहब की सियासी मुझे बता दें कि क्या अफादियत थी, क्या हैसियत थी कि जस्ट बेनजीर के बेटे थे और उनको एक पर्ची दी और वो बन गए चेयरमैन। देखें, चेयरमैन बिलावल साहब ने अपने आप को प्रूफ किया और वो पॉलिटिक्स में पर्ची मिलने के बाद, चेयरमैनशिप मिलने के बाद तो एक रेडी वाले के बच्चे को बता दें, वो भी प्रूव कर देगा। एसोसिएशन हुआ जो खानदान, यार आप इनसे सवाल क्यों नहीं करते? आप साहब, मैं आपकी साइड से सवाल कर रहा हूँ यार, खुदा के लिए।
यार मेरे प्रश्न भी कर लूंगा कि भाई बेनजीर के मर्डर के बाद बेनिफिशियरी तो ये बने, उनका कातिल क्यों नहीं पकड़े गए, और उसके बाद मुर्तजा भुट्टो का कातिल क्यों नहीं पकड़ा गया? मेरी बात सुने आफ्ताब साहब, एक मिनट। शाहिदा साहबा, कल को इमरान खान के बच्चे पाकिस्तान में आके अगर वजीर आजम बने या पार्टी के चेयरमैन, सेकंड चेयरमैन, वाइस चेयरमैन को जो भी बने, आप लोगों ने बोलना नहीं है, मुझे लिख के दे दें आज। देखें जी, अगर वो आ जाए पाकिस्तान में आके, पहले मुसलमान तो बन जाए, पहले वो पाकिस्तानी तो बन जाए। असल चीज ये है कि बीबी ने जिस तरह सदर कि आज वो अवाम के अंदर अवाम के दुखों को महसूस करते हैं। अब जरा जमील खान साहब की तरफ, किससे मिला रहे हैं? अगर वो उनमें सलाहियत है, आए अवाम को पार्टी पॉलिटिकल है, बात है इसको अब पूछो सरकार का कसूर क्या है, इस तरह से भाई बताओ कि फातिमा का कसूर क्या है? अच्छा चले, ठीक है जमील साहब, आफ्ताब साहब आपकी बारी, अब मैंने नहीं आनी क्योंकि आपने सारा टाइम ले लिया। जमील खान साहब मुझे बता दें जरा, ये ना पिछले तकरीबन 10 से 12 साल, छोड़ दें बाकी पूरी की पूरी हिस्ट्री को, जब से जमहूरियत जो है, आप मुझे बताएं कि वजीर खारजा एक शाह महमूद कुरैशी साहब और एक अभी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, इससे कुछ देर प्रोग्राम से पहले भी हमारी बात हो रही थी, जब अंतोनियो गुतेरेस बिलावल के साथ बैठे थे, तो बिलावल साहब भी वेस्टर्न सोसाइटी को काफ़ी अच्छी तरह जानते हैं, जिस तरह इमरान खान साहब जानते हैं। इमरान खान साहब रहे हैं, वो वहाँ पर पले हैं, बड़े हैं, तो एक फॉरेन मिनिस्टर का वहाँ पर सोसाइटी में रहना, वेस्टर्न सोसाइटी में कितना अफादियत देता है, और आप अगर रैंक करेंगे वज़ीर खारजा को, अगर इन्हीं दो को रैंक कर लें तो आप किस तरह करेंगे सर? देखिए, बात यह है कि कुरैशी साहब काफ़ी मंझे हुए और बहुत पुराने आदमी हैं, ज़ाहिर है उनको एक बहुत वसी तजर्बा भी है, और न सिर्फ तजर्बा सियासत का बल्कि अपनी ज़िंदगी का भी, और साथ में फॉरेन मिनिस्ट्री का भी तजर्बा है। तो वो उससे अगर आप कंपेयर करें और उम्र का अगर आप निकाल दें, अगर वो ऑफसेट कर दें जिस तरह के गोल्फ में ऑफसेट करते हैं, तो वो अगर निकाल दें तो बिलावल की परफॉर्मेंस उसके एज के लिहाज से, आप सिर्फ परफॉर्मेंस की अगर बात कर रहे हैं, अगर आप उसूल की बात कर रहे हैं कि उसूल सियासत में, तो हमारे सियासत में उसूल तो उस वक्त आएगा जब माशरे के में कोई थोड़ी सी एजुकेशन होगी, कोई तरक्की होगी, लोग सवाल कर सकेंगे। हमारे तो अपने सियासी हलकों में अपने सियासी कारकुन जो हैं वो धक्के खा रहे होते हैं, किसी भी पार्टी के हों। उनको अभी आपने मिसाल दी मुल्तान में जो टिकट देने की बारी आई, या पीपल्स पार्टी को आप ले लें या बाकी पार्टीज को देख लें, मौलाना फजल रहमान साहब अपने बेटों को ज़्यादा पसंद करते हैं। तो उस लिहाज से अगर देखें तो माशरे की जो पूरे वो उसूल परस्ती है वो तो कहीं जाके दूर फेंक दी गई है। अब रहा सवाल कि क्या कोई गरीब आदमी, कोई मुतवसत तबके का आदमी पीपल्स पार्टी ये क्लेम कर सकती है कि एक दो उन्होंने रखे होते हैं, एक जिसमें कि वो एग्जाम्पल कोट कर सकें। हमारे यहाँ थर से एक खातून है, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, बड़े मतलब बड़े हम्बल शायदा साहबा हो गई, और बहुत सारे कुछ लोग और हैं। लेकिन ज्यादातर को अगर आप देखें जो किचन कैबिनेट चाहे किसी पार्टी में भी हो, आप देखें तो वो करोड़पति और बिलियनर से कम कोई आपको नजर किचन पार्टी में, किचन कैबिनेट के नजदीक शाजो नाजी कोई नजर आए। तो लिहाजा ये है कि अगर आप चाहें इसको, या आपके कोई अजीज व अकारिब जो अगर मुतवसत तबके से हैं या कोई और हम्बल बैकग्राउंड से हैं, तो ना उसके पास वो सरमाया होगा, ना उसको सपोर्ट मिलेगी। तो लिहाजा ये मरूसी सियासत इसीलिए जन्म ले रही है कि माशरे की कदरें हमने पिछले 70 दहाइयों से ना इसको एजुकेशन दी है, हमने ना सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन बढ़ाया है, हमने लोगों का सलाब में देखें 90% लोग जो हैं वो अपनी प्रॉपर्टी से, और 1300 आदमी अपनी जान से, और हजारों आदमी बाकी अपने जख्मों से चूर हैं, और उसका कोई मदावा नहीं है, कोई नहीं सोच रहा है। यहाँ बात हो रही है -1 और +1 की, यहाँ बात हो रही है कि एक दूसरे को उछाड़ पछाड़ की, यहाँ उन लोगों की बात नहीं हो रही है। ये ऐसा एक रेला आने वाला है कि जो सबों को लपेट कर ले जाएगा, और हम इस चीज़ को समझ नहीं रहे हैं। और अगर हम इसी सियासत होना चाहिए, जमहूरियत होनी चाहिए, लेकिन ऐसे मामलात जहाँ के इसमें पाकिस्तान में इतना बड़ा अजाब सैलाब आया है, उस सैलाब में जो पहले 4 लाख क्यूसेक पानी इधर से गुजरा था सिंध से, इस दफा 70 लाख क्यूसेक। आप अंदाजा करें, अभी तो तखमीना जब आएगा
तो सियासत हमें एक तरफ कुछ दिनों के लिए रख देनी चाहिए। हमें सिर्फ तमाम सियासतदानों को रिक्वेस्ट करनी होगी कि सैलाब और लोगों के अलावा खुदारा कोई और फिलहाल बात न करे। जो चीज जहां है उसको एक मिनट के लिए, चंद हफ्तों के लिए रोक के कुछ इनके आंसू पोंछ लें, फिर उसके बाद जो चाहें करते हैं। एक ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आएंगे, मजीद बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। आफ्ताब साहब, ये कल इमरान खान ने पहले मरहले का आखिरी जलसा गुजरांवाला के अंदर करना है, और मैं और जमील साहब भी जिस तरह मशवरा दे रहे हैं, मैं भी उम्मीद करता हूं कि ये आखिरी पहला मरहला जो है कुछ देर के लिए आखिरी मरहला हो जाए। जब लोग सही हो जाएंगे उसके बाद इसको शुरू कर दिया जाएगा। और दूसरा सवाल कि आप उसके ऊपर तो बड़ा खुश हो रहे थे शाहिदा साहबा से जब सवालात पूछे जा रहे थे, तो आपके वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी साहब है, -1 की तलवार इमरान खान के ऊपर लटकी हुई है। तो इस सूरत में मुझे तो चेयरमैन फिर शाह महमूद नजर आ रहा है, और शाह महमूद के बाद उनका बच्चा और बेटी जो है वो आप लोगों को रूल करने के लिए तैयार हो रहे हैं। अच्छा देखिए वक्कास, पहली बात तो ये, अगर कोई ये समझ है कि वो बेनिफिशियरी बना पीपल्स पार्टी में बना, तो ये तो उसकी भूल है, ये मैं आपको बता दूं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, अल्लाह ताला जिंदगी दे मेरे कायद को, अगर नहीं रहते, क्योंकि सबने जाना, आदमी अपने दोस्त को अभी दफना के आया, वो नाइब खानी नाम था उसका, तो जाना सब नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये तो पार्टी के अंदर नहीं होगा। लेकिन देखिए एक चीज है वकास जरा समझने की, कि अगर शाह महमूद कुरैशी अपनी बेटी को इलेक्शन लड़ा रहे हैं, तो उन्हें ये पता है कि वो पार्लियामेंट में नहीं जाएगी, वो पार्लियामेंट के अंदर नहीं जाएगी। वो अभी हमने जिस तरह स्थिति, ये तो एक और बड़ा जुर्म हो गया। चलें, अच्छा जुर्म नहीं, अवाम का लाखों स्टेट का करोड़ों रुपया टाइम अवाम का जाया करके पार्लियामेंट के अंदर नहीं जाना। वेरी नाइस वकास साहब, पूरी बात देखो, जिस तरह मैंने एम्बेसडर साहब की तरह सुना है, तो आप भी मेरी बात पर सुन ले, आप भी सुन लें कि तो अभी चले इंशाल्लाह सुनूंगा, मैं कोशिश करूंगा आपके साथ। अच्छा, दूसरा ये कि मैं ये कहता हूँ कि देखिए ये अवाम की नफ्स को चेक करने के लिए हमारी हुकूमतों को भी देखना चाहिए, हमारी स्टैब्लिशमेंट देखना चाहिए कि अवाम का मिजाज क्या है, अवाम किस तरफ सोच रही है, अवाम किसके साथ चलना चाहती है। तो ये जबरदस्ती अगर किसी चीज को रोके जाएगा तो उसका नतीजा इसी तरह निकलेगा जैसे ये फ्लड निकल रहा है। मैं आपको बता देता हूँ इस चीज का, मैं आपको जवाब दे देता हूँ। एक पार्टी है जिसको बैन किया आपने, वो रिलीजियस पार्टी थी, वो जाकर एक नैरेटिव लेकर इस्लामाबाद में खड़ी रही, उसके ऊपर एक जज ने जो फैसला दे दिया, वो जज के साथ क्या हुआ वो अलग मामला, छोड़ दे कहानी को। लेकिन वो उस पॉलिटिकल पार्टी को आप लोगों ने बैन किया, उस पॉलिटिकल पार्टी का 3rd नंबर के 4th नंबर पर हाईएस्ट वोट बैंक है कराची के अंदर, उसके एमपीए भी हैं, और उस आपने तब नहीं सोचा कि अवाम क्या सोच रही थी उनके साथ, आपने बैन किया, आपकी हुकूमत ने बैन किया। ऐसा नहीं है। अच्छा, उसके ऊपर भी वकास, मैं आपके साथ बैठकर 10,000 प्रोग्राम कर सकता हूँ, फिर मसाइल करोगे, मुझे भी पता है, आपको भी पता है, आप बहुत अच्छे सीनियर, बड़े अच्छे वो है साफी है, आपको बहुत चीजों का हमसे ज्यादा बेहतर पता होता है कि उन पार्टियों के पीछे भी क्या क्या कहानियां होती हैं। अच्छा, बहरहाल मैं ये बात कर रहा हूँ कि देखें इस वक्त सैलाब आया हुआ है पूरे सिंध के अंदर, मेरा रोजाना की बुनियाद पर मेरे लोग वहां काम कर रहे हैं सिंध में। मैं खुद भी गया, विजिट किया, मैंने दादू में गया जाके, और वहां मैंने लोगों की राय देखी। लोग परेशान हैं, इनसे पूछते हैं कि भाई बताओ, है तो ये उनकी करने के बजाय ये किसी और चक्कर में पड़े हुए। देखिए दूसरी बात ये कि इस वक्त मेरी बात अगर हो सकता है मेरी पार्टी को बुरी भी लगे या अच्छी, कि मैं कहता हूं कि इस वक्त हमें ये चाहिए था कि हमें हर चीज को सस्पेंड कर देना चाहिए था, और पूरी फोकस जो है अपने सलामत लगेगी, बुरी लगेगी, यही मैं भी कह रहा था। लगे, मगर मैं तो अपनी जो बात सच है वो करूंगा ना, जो मेरा जो फील है। तो आप यकीन करें कि मैं काफी इन दिनों में मैं बिल्कुल अपने हल्के की तरफ नहीं गया। मैंने कहा उस सियासत को मैं अपनी फॉर द टाइम भी रोक कर मैं अपनी पूरी तवज्जो जो है वो मैंने अपने इस्लामज़दगान भाइयों की मदद के लिए लगाई हुई है। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये अगर गुजरांवाला का जलसा है तो इसको आखिरी समझ के, लेकिन उसके बाद सारी पार्टियों को, खान साहब को भी चाहिए पूरी तवानाई के साथ जो है अपने सलामज़दगान भाइयों के लिए काम करें, मैदान में उतरे, उनके लिए हेल्प करें, उनको हेल्प आउट करें, उनकी जो जरूरत है उनको पूरी अच्छा जस्टर, अल्लाह करे कि आपके जज्बे को कदर की निगाह से देखना, इस जज्बे को कदर की निगाह से पीटीआई वाले देखेंगे, इनके जो बॉसेज हैं, तो फिर ही अच्छी बात होगी। शाहिदा साहबा मुझे एक बात बता दें कि डॉलर 229 रुपए के ऊपर, महंगाई जो है 42 से 47% के ऊपर, इस सारी चीज़ों के अंदर आपने सिर्फ और सिर्फ पूरी कौम को इमरान खान के पीछे लगा दिया हुआ है। यानी इमरान खान साहब ने खुद भी लगाया हुआ है और आपने भी सारी तवज्जो उस तरफ। आपकी जो परफॉर्मेंस है 4.5 माह में अगर यही रही
तो नामो निशान मिटने वाला है। लोग तो आगे मुतनफर हो चुके हुए हैं। बकराज देखिए, जिस वक्त पीटीआई की हुकूमत गई है इन्होंने इमरान खान ने खुद कहा कि हम बारूदी सुरंगें बिछा के गए। उन्होंने जो आईएमएफ से माहदे किए थे उससे रूगर्दानी की, और जिसका आईएमएफ ने अपनी रिपोर्ट में भी तफसीली तस्करा किया कि आईएमएफ से माहदे की रूगर्दानी में पूरी पाकिस्तान कौम को सफर करना पड़ा, और उसके बाद ये इतना बड़ा डिजास्टर आ गया। हर पॉलिटिकल पार्टी, चूंकि ये आपको पता है कि इसमें तो तमाम तकरीबन मुल्की पार्टीज पीडीएम में शामिल है, और हर एक का सबसे पहला यही है कि किसी तरीके से महंगाई को खत्म किया जाए, रुपए की बढ़ती हुई आपने देखा कि अप एंड डाउन चल रहा है, और इंशाल्लाह ताला जैसे ही इस डिजास्टर से इससे निकलते, और आईएमएफ के आपने देखा कि इस वक्त जो है इंस्टॉल हो चुकी है, तो लिहाजा इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द इस पर काबू पाया जाएगा। तमाम सियासी जमातें अवाम से ताल्लुक रखती है। मैं यही बात अर्ज करना चाह रही थी कि हमारी कोई ना तो इमरान खान से दुश्मनी है, मैंने इससे पहले भी अर्ज किया कि अपोजिशन जमात इस वक्त सब खत्म हो जाता है जब कोई नेशनल डिजास्टर आता है, तो हमें मिलकर काम करना होता है। इस वक्त इमरान खान को सिर्फ फरियाल तालपुर को जेल में डाला, जरदारी साहब को डाला, उसके बावजूद भी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का सामना नहीं कर पाए और उनकी लोग मेंबर कम थे, तो वो उसको करते और अपोजिशन में बैठते। इस मुल्क के साथ जो उन्होंने खिलवाड़ किया वो तो ना करते, लेकिन आज देख लें आप, पूरी कौम जो है इस वक्त डिजास्टर में। और मैं बड़ा मुझे अच्छा लगा कि जिस तरह आफ्ताब जहांगीर साहब ने कहा कि मैं जो हूँ वो डिजास्टर में लगा हूँ, और हम लोग खुद, आपको पता है कि कभी हम मीरपुर खास, कभी शहदाद कोट, कभी लाड़काना जा रहे हैं, और मैं समझती हूँ सब पूरी कौम को अपना किरदार अदा करना चाहिए कि अगर आज हम लोग महफूज हैं तो हमें चाहिए कि हम एज ए मुसलमान, एज ए पाकिस्तानी, एज ए इंसानियत उनकी मदद करें। ठीक है। अच्छा, जमील अहमद खान साहब, आप थोड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं, तो आपसे एक और सजेशन, क्योंकि आपका तजर्बा रहा, आपने मुख्तलिफ हुकूमतों को देखा होगा, बाहर की दुनिया में भी आप सफ़ीर हैं, पाकिस्तान यहाँ से क्या करे? एक तो सियासी अदम इस्तेहकाम हमें नजर आता है जो हमेशा से रहा है, वो तो पता नहीं हल होगा कि नहीं, क्योंकि एक प्रोग्राम के अंदर भी अदम इस्तेहकाम हो जाता है जब दो पार्टीज के एमएनएज आपस में बैठते हैं। तो इस अदम इस्तेहकाम के अलावा पाकिस्तान ऐसा क्या इनिशिएटिव ले, फॉरेन पॉलिसी के तौर पर भी, क्योंकि मैशत और फॉरेन पॉलिसी साथ साथ चल रहे होते हैं, क्या इनिशिएटिव ले यहाँ से कि पाकिस्तान जो है वो पाँव पे खड़ा होने की सोच ले? बस खड़ा होना तो दूर है। डिप्लोमेसी की हम राग अलापते रहे हैं पिछले 10, 12, 15 सालों से। उससे पहले तो इसका नाम भी नहीं सुनते थे, और अब भी इसमें इकोनॉमिक काम होना चाहिए, उसके मुकाबले में 10% भी नहीं हो रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज, अब एक और इस आफत के बाद जो कि बाहर आनी है, क्योंकि ये साइंस है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, क्लाइमेट चेंज की वजह से पाकिस्तान पे और पाकिस्तान के अपनी जो हमने हिफाजती तदारुक नहीं किया हुआ है, उसकी वजह से जो तबाहियाँ आगे भी आनी है हर साल और हर चंद सालों में, उसके लिए हमें क्लाइमेट डिप्लोमेसी करनी पड़ेगी। जो अंतोनियो गुतेरेस ने भी बात की है, इसको लेके हमें आगे चलना होगा, चाहे वो अभी जनरल असेंबली का सेशन आ रहा है उसमें, और हमारे तमाम के तमाम मिशन को। अब आप बताएं, अब आप ये सुन लें कि हम अब फिल फॉर क्या कर सकते हैं अपने आप को मजबूत करने के लिए। जैसा कि मैंने कहा कि हम अपनी फॉरेन पॉलिसी को उसी वक्त मजबूत कर सकते हैं और मजबूत कर सकते हैं जब हम खुद भी थोड़ी मजबूती। हमारे लिए इस वक्त नेशनल सिक्योरिटी का नंबर 1 पहलू, नंबर 1 मामला ये है कि हमारी इकोनॉमी, उसके लिए हमें लो हैंगिंग फ्रूट जो सबसे पहले हो सकता है वो क्या हो सकता है? वो ये हो सकता है कि हम वो माहौल क्रिएट करें। ये जो 24 डिपार्टमेंट, आफ्ताब भाई को ज्यादा पता है, 24 डिपार्टमेंट जो एक वल्चर्स की तरह आ जाते हैं, अगर कोई इन्वेस्टर कोई अपनी यूनिट लगाना चाहता है, उसको वन विंडो पता नहीं कब से सुन रहे हैं, अभी तक आज तक तो वन विंडो नहीं हुआ। उसको सहूलत पैदा करें, ईज ऑफ बिजनेस और कॉस्ट ऑफ बिजनेस को जरा थोड़ा सा दूसरा ये है कि कॉन्फिडेंस पैदा करें हमारे जो ओवरसीज भाई हैं, ताकि वो अपने रिश्तेदारों को मजीद पैसे बेच सकें। तीसरी बात इसमें यह है कि ऐसे प्रोडक्ट लॉन्च करें, वो प्रोडक्ट क्या हो सकते हैं? हमारे पास एरिड लैंड पड़ी हुई है, इसमें पूरे प्रपोजल मैंने दिए हुए हैं, आपको मुख्तसर बता दूं कि हम ऐसे प्रोडक्ट लॉन्च करें जो कि हमारे लोग जिनके पास पैसे हैं और खासतौर पर डॉलर्स हैं, वो बाहर हैं या मुल्क में हैं, वो उसको खरीद सकें। तीसरी चीज, आखिरी चीज ये है कि जी, और आखिरी चीज ये है कि जो हम इस वक्त हमारा बॉन्ड जो दुनिया के कम तरीन वैल्यू पे जा रहा है, उसकी वैल्यू को बढ़ाने के लिए हम पहले तो अपनी एक इकोनॉमिक डिप्लोमेसी के तहत, दूसरा ये है कि हम करंटली जब हम ये करेंगे और कॉन्फिडेंस पैदा होगा तो हम मजीद बॉन्ड्स वगैरह भी लॉन्च कर सकेंगे। 267 बिलियन डॉलर का हमारा इंटरनल और एक्सटर्नल कर्जा है। हम हैं कहाँ इस वक्त?
हमारा ठीक तो आगे अगर हमने अपने आप को नहीं संभाला तो इस दफा संभाल के अगली दफा दिवालिया हो जाएगा। जी ले जी आफ्ताब साहब, ये सारी चीज़ें जो जमील साहब ने भी बता दी, ये है असल मसला ये नहीं है कि इमरान खान जेल में जाएंगे और पाकिस्तान डी ट्रैक हो जाएगा। पाकिस्तान ऑलरेडी डी ट्रैक हुआ है। इमरान खान अगर जेल में चले भी जाएं तो क्या बड़ा क़यामत आ जाएगी। बड़े लीडर जेल में गए हैं, नेल्सन मंडेला से बड़े लीडर तो इमरान खान नहीं बन गए ना। इस चीज़ को सामने रखें जनाब। अच्छा देखिए, बात ये है कि मेरे लीडर ने तो कभी नहीं कहा कि जी मैं जेल जाने से घबरा रहा हूँ। हाँ, ये जरूर है कि आपके कहने से उन्होंने कहा मैं मजीद खतरनाक हो जाऊंगा, यानी वो जेल में जाएंगे, पाकिस्तान मजीद डी ट्रैक होगा। अच्छा, मैं वो तो ये आवाम देखें, मैं आपको बताऊं कि ओवरसीज पाकिस्तानी है और ये पूरी दुनिया देख रही है, तो वो उनका रिएक्शन होगा, यहाँ पर जो आवाम है उनका रिएक्शन होगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि देखिए, मैं फिर ये कहूंगा कि अगर पाकिस्तान है, पाकिस्तान मजबूत है, तो हमारी सियासत है, हम सब जिंदा हैं, हम कायम और दायम रहेंगे। अगर पाकिस्तान को मेरे मुंह में खाक को नुकसान पहुंचता है तो ना हमारी सियासत बचेगी ना कुछ बचेगा। इसलिए हमें चाहिए कि हमारे इदारों को भी चाहिए कि वो अपने सारे इदारे अपनी अपनी डोमेन में रहते हुए काम करें, और जमहूरियत को मजबूत करेंगे तो दुनिया में भी आपको इज्जत मिलेगी। और उसके बाद क्योंकि दुनिया आप जमहूरी लोगों से हटकर दूसरे लोगों को उस वक्त और ये भी बात सच है कि सिर्फ जमहूरियत इमरान खान ही नहीं है। ये बात भी आप लोगों को समझ आ जानी चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ इमरान खान जमहूरियत नहीं है, -1 इमरान खान जमहूरियत बरकरार रह सकती है। ये जमील साहब भी बैठे, देखिए इस वक्त सारी पार्टियां पाकिस्तान की और हुकूमत कर रही हैं, और उसके बाद देखिए किस तरह उसके साथ है। तो इसलिए आवाम के इमरान खान के बगैर पाकिस्तान की सियासत जो है वो मजबूत नहीं हो सकती। चलें, बहुत शुक्रिया आफ्ताब साहब आपका भी, शाहिदा साहब आपका भी, जमील अहमद खान साहब आपका भी। बहरहाल जो है वो एक इत्तेफाक है सबका कि पाकिस्तान कायम रहना चाहिए, पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत भी कायम रहनी चाहिए। जमहूरियत किसी पर्सनैलिटी की मोहताज नहीं है, जमहूरियत निज़ाम की मोहताज है। और निज़ाम जो है 1400 साल पहले भी और उसके बाद मुख्तलिफ दुनिया की हिस्ट्री से हमने बोरो करके बना लिया हुआ है। इस निज़ाम को नहीं गिरने देना चाहिए। पर्सनैलिटीज़ अशखास जो हैं वो आते जाते रहते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।